नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 12 का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसके पहले हम 11 पाठ तक के अध्यायों के प्रश्नोत्तर हम अपनी चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से उन्हें देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आइए शुरू करते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार। यहाँ फसलों के प्रकार दिए, तो फसलों के 4 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ अनाज, बीज, दालें और सब्जियां, मसाले व फल, ये 4 प्रकार हैं। फसलों का मौसम 2 प्रकार का होता है, एक खरीफ की फसलें और एक रबी की फसलें। खरीफ की फसलों के आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं, तो काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान इत्यादि जो हैं ये खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। यहाँ देखेंगे आप रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी और रबी की फसलें हैं। ये जो देख रहे हैं आप गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। ये इनके हमने खरीफ की फसलों के और रबी की फसलों के उदाहरण बताए। खरीफ की फसलों के बोने का समय, तो इनके बोवनी का जो समय होता है, ये फसलें जून से अक्टूबर तक रहती हैं। और ये रबी की फसलें जो हैं ये नवंबर से अप्रैल तक के महीनों में उगाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें अंतर भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे आप खाद तथा उर्वरक में अंतर, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। खाद और उर्वरक में आपसे अंतर पूछा जाता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये खाद के 5 पॉइंट हैं और यहाँ इसके नीचे 5 पॉइंटों में उर्वरक के बारे में बताया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। पहला विकल्प सही है। प्रश्न दूसरा है ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसलें कहते हैं। बा विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं धान, सोयाबीन, मक्का, ये तीनों फसलें जो हैं खरीफ की फसलें हैं। हम दा विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं? तो गेहूँ, चना, मटर, ये तीनों फसलें रबी की फसलें हैं। हम दा विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? इसका उत्तर है फसल की किस्म में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके और फसल सुरक्षा प्रबंधन करके। तीनों ही सही हैं, तो हम दा विकल्प को सही करेंगे, उपरोक्त सभी। छठवां है फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? इसका उत्तर है अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता। पहला विकल्प हमारा इसका सही होगा। प्रश्न सातवां है जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे कहा जाता है, तो इसे अंतरा किस्मीय कहते हैं। आ विकल्प को हम सही करेंगे। आठवां प्रश्न है रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है। इसका उत्तर है उर्वरक। पहला विकल्प इसका सही है। आगे है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? इसका उत्तर है गाय। दूसरा है बोस बोवेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? इसका उत्तर है भैंस। आगे है तीसरा प्रश्न, जेरसी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें हैं? इसका उत्तर है गाय। प्रश्न चौथा है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपीस इंडिका। प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है, कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाना है। बृहत पोषक, तो बृहत पोषक जो है वो फास्फोरस है, यहाँ हम सामने लिखेंगे फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक है जो कॉपर है, यहाँ लिखेंगे कॉपर। वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद को कहते हैं, यहाँ केंचुआ लिखेंगे। नीम की पत्तियां जो है वो जैव कीटनाशक है, यहाँ सामने लिखेंगे जैव कीटनाशक। नील हरित शैवाल जो है जैविक उर्वरक है, यहाँ हम लिखेंगे जैविक उर्वरक। इस प्रकार से कर लेंगे। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर विभिन्न प्रकार के जैविक कारक जैसे कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव एवं निमेटॉड्स एवं अजैविक कारक जैसे गर्मी, सर्दी एवं हिमपात आदि फसल उत्पादन पर बुरा असर डालते हैं, जिससे फसलोत्पादन कम हो जाता है। प्रश्न दूसरा है अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अनाज से हमें प्रमुखतः कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, दालों से हमें प्रोटीन मिलते हैं।
प्रश्न तीसरा है अंतरा फसलीकरण क्या है। इसका उत्तर है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित कतार या पैटर्न में उगाने की प्रक्रिया को अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। इस विधि में कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाती है। प्रश्न चौथा है बृहत पोषक क्या है और इन्हें बृहत पोषक क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है ऐसे पोषक तत्वों जो पौधों की वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। बृहत पोषक तत्व निम्न है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा कैल्शियम, पांचवा मैग्नीशियम और छठा है सल्फर। चूंकि ये 6 पोषक तत्व पौधे के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं इसलिए इन्हें बृहत पोषक तत्व कहा जाता है। प्रश्न पांचवा है पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर है पौधे अपना पोषण तत्वों को मिट्टी, जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए कुछ 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से CO2 तथा O2 हवा से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन पानी से तथा शेष 13 पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। प्रश्न छठवां है हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। हरी खाद फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधे जैसे बरसीम, वेचा, पटसन या ग्वार आदि उगा देते हैं और फिर उन पर हल व पाटा चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं। इसके लाभ हमने यहाँ लिखे हैं। लाभ, पहला लाभ, यह खाद हरे पौधों से जैसे पटसन, मूंग एवं ग्वार के अपघटन से बनाई जाती है। और दूसरा है यह खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। ये दो लाभ हमने इसके लिखे। प्रश्न सातवां है मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए। इसका उत्तर है मधु एकत्रित करने की अधिकतम क्षमता, दूसरा है निर्धारित छत्ते में अधिक समय तक रहने की प्रवृत्ति, तीसरा है तीव्र प्रजनन की प्रवृत्ति, चौथा है कम डंक मारने की प्रवृत्ति। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। इसका उत्तर है फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण को इसलिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि ये आसान होने के साथ ही साथ फसल एवं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जबकि संश्लेषित कीटनाशक एवं अन्य जहरीले रासायनिक पदार्थ पर्यावरण में एवं फसलों दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यहाँ आप प्रतिकूल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। खाद जैसे जैव अपशिष्टों से बनाई जाती है, यहाँ खाद के पॉइंट हैं, यहाँ उर्वरक के हैं। खाद जैव अपशिष्टों से बनाई जाती है, यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा है मृदा की ह्यूमस उपलब्ध कराती है और इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ साइड उर्वरक रासायनों से बनाई जाती है, यह भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, मृदा को ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती हैं और इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रश्न तीसरा है पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों। इसका उत्तर है पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः संकरण की विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस विधि में दो अलग अलग नस्लों का संकरण कराने पर एक ऐसी संतति प्राप्त की जा सकती है जिसमें उन दोनों नस्लों के वांछित गुण उपस्थित हों। प्रश्न चौथा है ब्रायलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है। इसका उत्तर है ब्रायलर का प्रयोजन मांस उत्पादन के लिए होता है, जबकि लेयर अंडे देने वाली मुर्गों की नस्ल होती है। ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा भरपूर मात्रा में होता है, जबकि अंडे देने वाली नस्ल लेयर के भोजन में विटामिन की मात्रा भरपूर होती है। इसी प्रकार लेयर को अधिक स्थान की जरूरत होती है, जबकि ब्रायलर को कम स्थान की आवश्यकता होती है। अध्याय 12 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।